नील्स बोर के मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा उसका परिकलन करेंगे कि जब रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने परमाणु नियम दिए थे, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। जो फिलहाल परमाणु का मॉडल चल रहा है, जो परमाणु की परिकल्पना चल रही है, वो नील्स बोर के आधार पर ही चल रही है। तो आज इस पर हम परिकल्पना करेंगे। तो क्या है, नील्स बोर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए थे। इसमें क्या था, वो सन 1913 में इन्होंने इस मॉडल की परिकल्पना की थी, मॉडल प्रस्तुत किया था। सर नील्स बोर ने हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की रेखा स्पष्ट करने के लिए किया था। मैं इसका इनका उद्देश्य क्या था इस मॉडल को प्रस्तुत करने का, कि हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम रेखा, जो स्पेक्ट्रम बनता है हाइड्रोजन में, वो उसका रेखा होती है, उनका स्पष्ट करने के लिए किया था। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्पिलाकार गति करते हैं, जिससे कक्षा कहते हैं। यानी ये परमाणु है। इसमें क्या है, अलग अलग कक्षा बनी होती है। ऐसे ये नाभिक हो गया अपन का। तो इन्हें क्या है कि उन्होंने कहा कि जो कोष होते हैं, इन कोषों को क्या, जो कक्षा होती है, कक्षा में क्या है, नाभिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्पिलाकार गति करते हैं, ऐसे गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। इसमें भी मतलब सर्पिलाकार, मतलब एक चक्कर में, एक निश्चित चक्कर में वो गति करते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं, जिन्हें इनको क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा जुड़ी हुई या संलग्न रहती है। मतलब जितने भी कक्ष हैं, इनकी कक्षाओं की आपस में ऊर्जा है वो जुड़ी होती है। यानी इस कक्षा की ऊर्जा इस कक्षा को, इलेक्ट्रॉन को भी दे सकते हैं, जिसे ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष। जिसे क्या है, इनको हम के एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं। जिसे अंदर का है, इसको के से, इसको एल से, इसको एम से और इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। या 1 2 3, 1 2 3 4 आदि से इनको क्या है, प्रदर्शित करते हैं। अब यह निश्चित ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में ना तो क्षय होता है और ना ही वृद्धि होती है। मतलब ये जो कक्षाएं होती है, ऊर्जा स्तर होते हैं, इनमें ना तो क्षय होती है, ना तो ऊर्जा घटती है, ना ही बढ़ती है। ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन का पौने समय कुछ निश्चित मात्रा में होते हैं। वो व्यंजक कैसा है, एम वी हार बराबर एन एच बटा 2 पाई होना जरूरी है। एम का मतलब हो गया द्रव्यमान मास, वी का मतलब वेग, आर का मतलब कक्षा की दिशा, और एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एच का मतलब प्लांक नियता। ये इस पे शूट हो तभी क्या है, ये पौने समय में कुछ मान निश्चित होते हैं, ये होना जरूरी है। पांचवा क्या है, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। यानी जो कक्षाएं होती है, ये कक्षाएं हैं, यानी प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा है वो निश्चित होती है, ना तो कम होती ना ज्यादा होती। नाभिक के पास वाली कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है, और जो नाभिक है इसके भी पास में है ना, जो नजदीक में, इसकी ऊर्जा यानी के कक्षा की क्या है, ऊर्जा है वो बहुत कम होती है। और धीरे धीरे आगे की क्रम बढ़ती जाती है ऊर्जा, इसमें ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा। और वो सबसे बाहरी कोष होता है, उसमें सबसे बाहरी कक्षा की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसकी ऊर्जा है इस कक्षा की वो सबसे अधिक होती है। अब क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी यदि इस कक्षा से, के कक्षा से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इस तरफ आता है, बाहरी कक्षा में के से एल की ओर बढ़ता है, तो इसमें क्या ऊर्जा का अवशोषण होता है ना, उसे ऊर्जा मिलती है। क्योंकि इसमें ऊर्जा कम है, इस कक्षा में ऊर्जा ज्यादा है, तो ऊर्जा ज्यादा होगी तो अपने आप अवशोषण करेगी। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाता है तो ऊर्जा में उत्सर्जन होता है। और यदि इस कक्षा से, एन कक्षा से एम की ओर आएगा तो इसकी क्या है, ऊर्जा है वो कम होती जाती है। यह है इसका
6 पॉइंट। जैसे कि अब है कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी, यानी k में कितनी हो सकती है, l में कितनी हो सकती है, m में कितनी हो सकती है, n में कितनी हो सकती है। तो नंबर 1 कक्षा है, n बराबर 1 मान सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, यानी k में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, k कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। कम तो हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो नंबर 1 n कक्षा, n बराबर 1। तो इसका एक सूत्र है 2n स्क्वायर, हमने बताया था ना अभी 2, तो 2 की जगह 2 रख दिया, इनटू n कक्षा नंबर कितना है 1 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, यानी अधिकतम k कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं कि हाइड्रोजन में 1 भी होता है, यानी 1 हो सकता है लेकिन 2 से अधिक नहीं होगा। जिस प्रकार से L कक्षा नंबर 2 है, n बराबर 2, तो 2n स्क्वायर फॉलो करें, तो 2 की जगह 2, n कितना है नंबर 2 है ना, 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 दूनी 4 बराबर कितने, यानी जो ये L कक्षा है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो 8 ही हो सकते हैं। जैसे m कक्षा में m कितने नंबर पे, 3 नंबर पे है, तो n बराबर 3, तो 2n स्क्वायर, 2 की जगह 2 इंटू n कितना है 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। जैसे n कक्षा के, n कौन सी कक्षा है 4 नंबर है, तो 2n स्क्वायर 2 गुणा 4 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4 कितना हो गए 16, तो 2 इंटू 16 बराबर 32, यानी ये जो संख्या हम ज्ञात करते हैं वो अधिकतम है। इससे कम हो सकती है कक्षा में लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकती है। अब हम इनके जो बोर मॉडल की कमियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कमियां, अधिकतम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के प्रतिरूप को इस नियम द्वारा नहीं समझा गया, यानी जिस परमाणु में ज्यादा किसी भी ज्यादा कुछ आ गए इलेक्ट्रॉन तो उसको ये समझा नहीं सका। इस जो मॉडल के अनुसार परमाणु की रे के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। इन्होंने रे के स्पेक्ट्रम, जो हाइड्रोजन का रे के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए नियम प्रतिपादित किया था लेकिन नहीं समझा पाया। परमाणु के रासायनिक बंध द्वारा अणु बनने की प्रक्रिया को नहीं समझा पाया। इन रासायनिक बंध द्वारा जैसे अणु बनते हैं ना, इस प्रकार से वो नहीं समझा पाया। ये अणु जो बंध है रासायनिक बंध वो आगे पढ़ेंगे हम। हाइजेन वर्ग के जो अनिश्चितता थी अणु पदार्थों में वो भी नहीं समझा पाए। इसके लिए ये इनकी कमियां उभर कर आई है बोर मॉडल की। तो यह आज का चैप्टर हमारे लिए हुआ कंप्लीट। धन्यवाद।